Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 1 रिवीजन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिए गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एन एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ डेसिमल्स दिए हुए हैं, यानी डेसिमल नंबर्स, और उन्हें हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को प्लस के टर्म में लिखते हैं। तो ए दिया हुआ है 18.956, तो आइए इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो होल पार्ट जो है उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है, 18। 8 कौन से प्लेस में है, 1s प्लेस में, और 1 10s प्लेस में। तो जो भी डिजिट 10s प्लेस में होती है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसमें उस प्लेस का मल्टीप्लाई करके। जैसे 1 जो है 10s प्लेस में, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 10। फिर प्लस लिखेंगे। 8 कौन से प्लेस में है, 1s प्लेस में, तो 8 में मल्टीप्लाई होगा, 1 का 8 1 जा 8। प्लस 9 कौन से प्लेस में है, 9 10th प्लेस में है। डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स होती हैं, यानी डेसिमल प्लेस की जो डिजिट्स होती हैं, उनमें जो पहला प्लेस होता है वो क्या होता है, 10th प्लेस, यानी उस डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1/10 से। तो 9 10th प्लेस में है, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 1/10 का, तो हो जाएगा 9/10। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। प्लस 5 100th प्लेस में, यानी 5 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 1/100 का, तो क्या बन जाएगा 5/100। और उसके बाद 6 कौन से प्लेस में है, 6 1000th प्लेस में है, 10th 100th 1000th, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/1000 से, तो क्या बन जाएगा 6/1000। इस तरह से हमने 18.956 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। बी में दिया है 402.05। तो पहले होल पार्ट में देखते हैं। तो 4 कौन से प्लेस में है, 1s 10s 100। 400 प्लेस में है, तो इससे 100 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 400। प्लस इसके बाद 0। तो एक्सपांडेड फॉर्म में हम 0 को मेंशन नहीं करते, क्योंकि 0 किसी भी प्लेस में रहेगा, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, और 0 को ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो आप 0 को एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कंपलसरी नहीं, लिखना चाहें तो लिखें, बाकी प्रेफर यही करना है कि आपको नहीं लिखना है। तो 0 को मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब 2 पे देखते हैं, 2 1s प्लेस पे, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2। तो 402 को हमने क्या लिख दिया है, 400 + 2। प्लस अब डेसिमल पार्ट देखते हैं। तो पहला जो प्लेस है, यानी 10th प्लेस पे 0 है, तो 0 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 0 किसी प्लेस में रहता है उसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 को यहाँ पे एडिशन में 0 का रोल ख़त्म हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 को देखते हैं। 5 100th प्लेस में है, यानी 5 में किसका इंटू होगा, 1/100 का, तो क्या मिलेगा 5/100। इस तरह से हमने 402.05 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 400 + 2 + 5/100। सी में दिया है 59.003, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो होल पार्ट देखते हैं। डेसिमल के लेफ्ट में पहला प्लेस क्या हुआ, 1s, दूसरा 10s, तो 5 10s प्लेस में है, तो 5 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी, 50। जो 10th प्लेस में होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 × 10 क्या होगा, 50 हो जाएगा। प्लस 9 1s प्लेस में है, तो 9 1 जा 9, 9 में 1 का मल्टीप्लाई होगा। प्लस डेसिमल प्लेस में पहला जो डिजिट यहाँ पे है 0, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं। दूसरे प्लेस में भी 0 है, तीसरे प्लेस पे 3 लिखा है, तो ये कौन सा प्लेस होगा, 1000th प्लेस। डेसिमल के बाद पहला प्लेस कौन सा होता है, 10th, TENTH, 10th 100th 1000th, तो 3 जो है 1000th प्लेस में है, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 3/1000।
तो इस तरह से 59.003 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 50 + 9 + 3/1000। बीच में जो जीरो दिए गए हैं इनको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पार्ट है, A B C, और इसमें हमें एडिशन परफॉर्म करना है। रुपए दिए हुए हैं डेसिमल फॉर्म में और इनका यहाँ पे एडिशन फाइंड करना है। तो आइए A को हम ऐड करते हैं। तो डेसिमल के राइट में यानी डेसिमल प्लेसेस पे जाते हैं और हम यहाँ से एडिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो राइट मोस्ट डिजिट है वहाँ से। तो 3 + 5 8, 8 + 6 14 का 4, 1 कैरी आएगा तो वो नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट के साथ चला जाएगा। अब 8 + 1 9 और 9 + 7 16 का 6, 1 कैरी। तो 1 तो डेसिमल पॉइंट लगा तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 1 को नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के पास भेजेंगे। वन यहाँ पर नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ आएगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा ऐड करते हैं। 6 + 1 + 8 + 8, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 का 3 और 2 कहाँ जाएगा, 2 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस पे चला जाएगा। अब 5 + 2 7, 7 + 9 16 का 6, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 3 6, और यहाँ रुपए लिखा है तो रुपए लिख देंगे। तो इसका एडिशन क्या आया, रुपए 663.64। आइए अब बी देखते हैं। 6 + 8 + 8, 6 + 8 + 8, 22 का 2, 2 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ जाएगा। अब 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15 का 5, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में जाएगा। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगे तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 1 + 9 10, 10 + 3 13 का 3, 1 कैरी। 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16 का 6, 1 कैरी। अब यहाँ 1 + 1 2 + 7 9, और ये रुपए लिखा है तो यहाँ पर भी रुपए लिखेंगे। रुपए 963.52। बी को हमने इस तरह से ऐड कर लिया है, ये उसका सम है। सी में ऐड करते हैं। 8 + 6 14, 14 + 7 21 का 1, 2 कैरी। 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 8 21 का 1, 2 कैरी। तो 2 नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। डेसिमल पॉइंट लगे तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 9 + 2 11, 11 + 5 16 का 6, 1 कैरी। 1 + 7 8, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। 186.11, और ये रुपए लिखे हैं तो यहाँ पर रुपए लिखा जाएगा। तो ये इसका सम हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में सब्ट्रैक्ट दिया है और इसके 3 पार्ट है। तो ए पार्ट में दिया है रुपए 787.85 में सब्ट्रैक्ट करना है रुपए 94.92 का। ये साइन होता है सब्ट्रैक्शन का। तो आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 3। 8 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन 9। सो 8 विल टेक a borrow from next higher place digit which is 7। तो 7 यहाँ पे borrow देगा and after giving the borrow 7 becomes 6। and after taking borrow 8 becomes 18।
जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है उस डिजिट में, और जो बोरो देता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 18 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा, बोरो लेने के बाद 8 18 बन चुका है, और 7 बोरो देने के बाद 6 बन चुका है। अब 8 में जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9। अब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर 8 है, 8 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन 9, तो 8 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट, यानी यहाँ भी 7 है, इससे बोरो लेगा, तो 7 बोरो देने के बाद 6 बन जाएगा, और 8 बोरो लेकर 18 बन जाएगा, क्योंकि जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है उस डिजिट में। तो 8 में जब 10 ऐड हुआ होगा तो 18 बन गया। 18 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा, और 6 यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 6 का एज इट इज 6 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों ही क्वांटिटी रुपए में लिखी है, तो ये भी डिफरेंस भी रुपए में आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या रिजल्ट आए, यानी रिजल्ट को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं यहाँ पर। तो रुपए 692.93। अब आइए बी देखते हैं। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। 5 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 6, सो 5 विल टेक ए बोरो फ्रॉम 6, और 6 बोरो दे के बन जाएगा क्या 5, और 5 बोरो लेकर क्या बन जाएगा, जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो 5 जो है 15 बन जाएगा। 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब आते हैं होल पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर 5 और 8, तो 5 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 5 क्या करेगा, बोरो लेगा 3 से, तो 3 बोरो दे के बन जाएगा 2, और 5 बोरो लेके बन जाएगा 15, उसमें 10 ऐड हो जाता है। अब 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। अब देखिए 2 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 2 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, तो 4 बोरो देने के बाद 3 बन जाएगा, एंड आफ्टर टेकिंग बोरो 2 बिकम्स 12। बोरो लेने के बाद 2 12 हो गया, उसमें 10 ऐड हो गया, और 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। अब यहाँ 3 है, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0, यहाँ यानी कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 लिखें या ना भी लिखें तो भी चलेगा। और यहाँ पर ये रुपए, तो रुपए 57.92, ये डिफरेंस आया। इस तरह से बी भी कंप्लीट हो गया। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। यहाँ 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 3 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 3 बोरो लेगा 6 से, 6 बोरो देने के बाद 5 बन जाएगा, और 3 बोरो लेके 13 बन जाएगा। 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगी 7। फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 2 बोरो लेगा, तो 9 बोरो देने के बाद 8 बन जाएगा, और 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा, और 0 8 में 8 गया तो 0 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ रुपए, क्योंकि ये मोस्ट लेफ्ट साइड की डिजिट है, मोस्ट लेफ्ट साइड की डिजिट में 0 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो रुपए 91.71 ये इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सरिता वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी स्टोर, सी परचेज्ड बिस्किट्स वर्थ रुपए 105.60, ब्रेड वर्थ रुपए 19.75, जूस टिन्स वर्थ रुपए 228.65 and toffees worth रुपए 8.80. She gave a 500 rupee note to the shopkeeper. What amount did she get back? तो क्वेश्चन में कहा गया है, कॉन्फेक्शनरी स्टोर का मतलब होता है मिठाई की दुकान या बेकरी की दुकान जहां खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो सरिता एक कॉन्फेक्शनरी स्टोर जाती है और वहां 105.60 रुपए का बिस्किट लेती है, और ब्रेड खरीदती है जिसकी कीमत क्या है, रुपए 19.75, और जूस लेती है वो जूस टिन्स जिसकी कीमत क्या है, रुपए 228.65, और कुछ टॉफियाँ लेती हैं जिसकी कीमत है रुपए 8.80। तो इतना उसने सामान जो है परचेज किया हुआ होता है, इतने आइटम्स उसने परचेज किए होते हैं। तो
ये जो आइटम्स हैं तो कितने रुपए की आइटम्स हुए, कितना वर्थ मतलब कीमत होती है, तो कितना इस कीमत का कितना वर्थ का इसने जो है आइटम लिए वो हमें ऐड करना होगा। उसके बाद क्या किया इसने, तो पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंड हुआ इसका। उसके बाद उसने 500 का नोट शॉपकीपर को दिया है और शॉपकीपर बदले में उसे कितने रुपए वापस करेगा। तो जितने का उसने आइटम्स लिए हैं उतने पैसे काट के 500 में मतलब माइनस करेगा और बाकी बचे हुए पैसे वापस करेगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसे कि पहले टोटल जो उसने स्पेंड किया है वो कितना है, टोटल वर्थ कितना है जो उसने परचेज किया है। तो हम लिखेंगे सरिता स्पेंट ऑन बिस्किट्स। सरिता ने बिस्किट्स के ऊपर कितना खर्च किया, तो बिस्किट्स का वर्थ था रुपये 105.60। सी स्पेंट ऑन ब्रेड, ब्रेड पे उसने कितना खर्च किया, तो ब्रेड उसने परचेज की थी, ब्रेड का वर्थ दिया था 19.75 रुपये में। और जूस टिन कितने का था, 228.65 का। और उसी तरह जो उसने टॉफ़ीज़ खरीदी थी वो कितने की थी, 8.80। तो उसने टोटल कितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये जो भी आइटम है उनका जो वर्थ दिया है तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्थ निकल आएगी, यानी टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएगा जितना उसने एक्सपेंड किया है। तो आइए इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो वही उसका टोटल परचेज जो उसने किया है वो अमाउंट निकल आएगा। तो इन सबको हमने ऐड कर लिया तो टोटल अमाउंट आ गया है, टोटल अमाउंट टू बी पेड। उसे दुकानदार को जो भी शॉपकीपर था उसे कितना देना था, उसे स्टोर वाले को उसे रुपये 362.80 देना था। तो उसने 362.80 ना देके क्या दिया, 500 शॉपकीपर को दिया। तो शॉपकीपर क्या करेगा, उसमें से अपना अमाउंट रख लेगा, ये जो अमाउंट था आइटम्स का 362.80, यानी 500 में इतना सेपरेट करेगा, जो पैसे बचेंगे इसके बाद वो उसको रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं कितना उसको अमाउंट बैक करेगा वो, क्योंकि 500 तो ले नहीं सकता तो शॉपकीपर को 500 दिया गया। शॉपकीपर ने 500 में 362.80 लेगा वो और बाकी बचा हुआ अमाउंट वापस करेगा। सी गेव टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को उसने क्या दिया, रुपये 500.00। रुपये 500 को हम डेसिमल पॉइंट में कुछ दिया नहीं तो 00 लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट टू बी पेड, पेड क्या करना था, तो पे इतना करना था क्योंकि उसने इतने वर्थ का आइटम्स लिए हुए थे तो इतना उसको पे करना था। द अमाउंट सी गॉट बैक, उसे कितना वापस मिलेगा, तो 500.00 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 362.80 रुपीज़ को। तो जितना भी पैसा एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है सरिता ने वो शॉपकीपर उसे रिटर्न कर देगा। तो 500.00 में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं रुपये 362.80 तो यहाँ पर वैल्यू आती है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आता है 137.20। तो इतना अमाउंट शॉपकीपर उसे वापस करेगा। तो यही आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। सरिता गॉट बैक रुपये 137.20। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अ क्रिकेट बैट कॉस्ट रुपये 376.65। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 सच बैट्स। अगर एक क्रिकेट बैट रुपये 376.65 रुपये का आता है तो ऐसे 35 बैट्स की कीमत क्या होगी, कॉस्ट कितनी होगी। तो जब भी एक का कॉस्ट दिया रहे और मैनी का पूछे, जैसे कि यहाँ पर एक का कॉस्ट दिया है और 35 बैट्स का पूछा है, तो जब भी 1 का कॉस्ट दिया रहा है मैनी का पूछे तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बैट इक्वल टू रुपये 376.65, यानी एक बैट का कॉस्ट कितना है, रुपये 376.65। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 35 सच बैट्स, इस तरह के 35 बैट्स का कॉस्ट क्या होगा, जो भी एक बैट का कॉस्ट है और जितने भी बैट का कहा जा रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर देना, या एक क्रिकेट बैट का कॉस्ट का 35 टाइम्स
तो यहाँ पर 376.65 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, और जो भी प्रोडक्ट आएगा रुपए में वो वैल्यू होगी 35 बैट्स की। तो आइए अलग से मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आता है 13,182.75। ये जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा, इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 13,182.75, और ये वैल्यू रुपए में है इसलिए प्रोडक्ट भी रुपए में आएगा। तो 35 बैट्स का कॉस्ट हमें मिल चुका है 13,182.75। अब हम आंसर का स्टेटमेंट बना के यहाँ लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 35 सच क्रिकेट बैट्स इज रुपए 13,182.75। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, राहुल बॉट 7 chocolates for ₹68.25. What is the cost of 1 chocolate? राहुल ने 7 चॉकलेट खरीदी, उनकी कीमत क्या थी? ₹68.25। तो एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी? तो जब भी मैनी का कॉस्ट दिया हो और 1 का पूछे तो हमेशा क्या करते हैं? डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो 7 चॉकलेट का कॉस्ट दिया है और 1 का फाइंड करना है, तो टोटल जो 7 चॉकलेट की कॉस्ट है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 7 चॉकलेट्स इक्वल टू ₹68.25। देयरफॉर का साइन है ये, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, तो जो भी 7 चॉकलेट का कॉस्ट है उसको 7 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट पता चल जाएगा। यानी 68.25 को डिवाइड करना है 7 से, जो भी आएगा वैल्यू वो रुपए में होगा, वो एक चॉकलेट का कॉस्ट होगा। तो डिवीजन अलग से हम परफॉर्म करके यहाँ पे देख लेंगे। तो डिवाइड करने पर 68.25 डिवाइडेड बाई 7 क्या आता है? क्वोशंट 9.75, और ये वैल्यू रुपए में थी इसलिए ये भी रुपए में लिखा जाएगा। तो एक चॉकलेट का कॉस्ट क्या हुआ? रुपए 9.75। अब इसका हम आंसर बना लेंगे स्टेटमेंट का। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज रुपए 9.75। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, चेंज। इसमें क्वांटिटी एक यूनिट में दी हुई है और उसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 47 के ए में दिया है 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर इंटू मीटर्स। तो 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं और 1 डेकामीटर में कितना मीटर्स होता है, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं 47 का ए। 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर इंटू मीटर्स, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले लिख देते हैं 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 100 मीटर्स, और इसी तरह 1 डेकामीटर इक्वल टू होता है 10 मीटर्स। ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं और 1 डेकामीटर का मतलब होता है 10 मीटर। अब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर। तो ये क्वांटिटी 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस है, तो इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। 2 हेक्टोमीटर प्लस 3 डेकामीटर। अब 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, यानी हेक्टोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हेक्टोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 100।
हेक्टोमीटर की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से डेकामीटर में जो वैल्यू दी है उसे 10 से मल्टीप्लाई करने पे वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, और हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना था। 2 इंटू 100 200 मीटर हो गया, प्लस 3 इंटू 10 30 मीटर। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, 200 प्लस 30 230 मीटर्स। तो ये आंसर होगा। हमने 2 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है, और मीटर्स में इसकी वैल्यू क्या है, 230 मीटर्स। आइए देखते हैं 47 का बी। बी में दिया है 8 मीटर 56 mm का मतलब होता है मिलीमीटर। 8 मीटर 56 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ तो mm दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट मीटर भी दी है, तो मीटर में कितने mm होते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। यानी मीटर की वैल्यू में 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब 8 मीटर 56 मिलीमीटर, ये लेंथ की जो क्वांटिटी है दो यूनिट में एक्सप्रेस है, मीटर और मिलीमीटर, तो इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। 8 मीटर प्लस 56 मिलीमीटर। अब हमें मालूम है मीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 इंटू 1000, तो ये मीटर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। और 56 तो ऑलरेडी मिलीमीटर में ही दिया हुआ है। अब 8 इंटू 1000 8000 हो गया मिलीमीटर, प्लस 56 मिलीमीटर। दोनों ही क्वांटिटी मीटर में है, सेम यूनिट में है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। 8056 मिलीमीटर, ये आंसर होगा। इस तरह से हमने 8 मीटर 56 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और ये 8056 मिलीमीटर के इक्वल होगा। सी में दिया है 3 क्विंटल 65 kg इंटू kg। तो दिया हुआ क्वांटिटी जो है, वेट का क्वांटिटी है मास का, उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 केजी। या आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते समय लिख दीजिए उसको, दोनों ही तरीके सही हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 क्विंटल्स 65 kg। इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, क्योंकि पूरी जो क्वांटिटी है वो क्विंटल और केजी दोनों में लिखी है, तो इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 3 क्विंटल्स प्लस 65 kg। अब 3 क्विंटल का मतलब क्या होता है, क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 100 कर देते हैं, तो क्विंटल क्या हो जाता है, केजी में कन्वर्ट हो जाता है। और 65 तो ऑलरेडी केजी में था, तो इसको केजी में लिखेंगे। यहाँ बताना चाहे तो किनारे में अलग से लिख सकते हैं, सिंस 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। आप ये लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि आखिर 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg, तो जब भी क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 3 क्विंटल को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 100। अब यहाँ 3 इंटू 100 300 kg प्लस 65 kg। अब दोनों ही केजी में है, तो इन्हें हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पे क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 300 है, यहाँ 65, 300 प्लस 65 क्या होगा, 365 केजी लिखा हुआ, तो यहाँ पर केजी। इस तरह से 3 क्विंटल्स 65 केजी को हमने कन्वर्ट कर लिया है केजी में, और वैल्यू है 365 केजी। ये इसका आंसर होगा।
2 किलो लीटर 5 लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इन्हें हम दोनों ही यूनिट को अलग अलग सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 किलो लीटर 5 लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 2 किलो लीटर प्लस 5 लीटर। अब लीटर में कन्वर्ट करना है पूरी क्वांटिटी को। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं किनारे पे कि 1 किलो लीटर का मतलब होता है, सिंस 1 किलो लीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 किलो लीटर में 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। किलो लीटर को कन्वर्ट करना है अगर लीटर में, तो किलो लीटर की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए 2 किलो लीटर है तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वो लीटर में। और 5 लीटर, 5 तो ऑलरेडी लीटर में दिया है तो 5 लीटर, 2 इंटू 1000 2000 लीटर प्लस 5 लीटर। अब इन्हें ऐड करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, 2000 और प्लस 5 क्या होगा 2005, और दोनों ही यूनिट क्या है लीटर, तो यहाँ पर लीटर लिखेंगे। तो इस तरह से 2 किलो लीटर 5 लीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है लीटर में और वैल्यू आएगी 2005 लीटर। ये इसका आंसर है। 15 लीटर 730 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, चेंज करना है। तो पहले हम इस तरह से लिखेंगे 15 लीटर 730 ml को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 लीटर प्लस 730 ml मिलीलीटर। अब 730 तो पहले से ml में ही दिया है, यहाँ पर लीटर दिया, इसे ml में कन्वर्ट करना है। तो 15 जो लीटर में वैल्यू है, इसमें जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लीटर की वैल्यू में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ml में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से 15 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, और 730 पहले से ml में दिया है। अब ऐसा क्यों किया, तो यहाँ लिख सकते हैं साइड में, सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी लीटर को आपको ml में लिखना है तो लीटर की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1000 तो 15000 हो जाएगा, 15000 ml प्लस 730 ml, दोनों ही क्वांटिटी ml में है तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। 15000 में 730 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15730, और यहाँ यूनिट क्या है ml, तो यहाँ पर ml लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने 15 लीटर 730 ml को ml में कन्वर्ट कर लिया, जो कि वैल्यू आई है 15730 ml। 12 kg 220 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो या तो आप स्टार्टिंग लिख दीजिए कि सिंस 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, यानी kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो उससे kg की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये लिखा है 12 kg 220 ग्राम। अब 12 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो kg में जो वैल्यू दी है उससे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये 220 ग्राम हुआ। 12 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 12000 आएगा, 12000 ग्राम प्लस 220 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाली वैल्यू, तो 12000 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 12000 और 220 को ऐड करेंगे तो 12220 आएगा, और ये वैल्यू किस में दी है ग्राम में, तो ये सम भी ग्राम में आएगा। इस तरह से 12 kg 220 ग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और वैल्यू आई है 12220 ग्राम, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 चेंज। ए में दिया है 5530 mm इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/1000
मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मिलीमीटर की वैल्यू को 1/100 से 1/1000 से मल्टीप्लाई करना या 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी वो मीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट में 0, यहाँ 0, तो 10 से दोनों डिजिबल हैं, तो यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ 553, तो ये क्या वैल्यू बनेगी? 553/100 मीटर। ठीक है, अब देखिए 100 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 553 को, तो देखिए यहाँ पे 100 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो 553 के 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 2 यहाँ पे, और 100 इस तरह से डिसअपियर हो जाएगा और डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया 5.53 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर प्लस 0.53 मीटर। अब ये तो होल नंबर में 5 मीटर दिया है, तो इसे एज इट इज लिखते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीटर में वैल्यू दी हो और उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि यहाँ पर मीटर की होल वैल्यू तो मिल नहीं रही है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ये पूरी वैल्यू को आपको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में जो वैल्यू दी हुई थी मीटर की, इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब भी मीटर में वैल्यू दी हो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ 5 मीटर आ जाएगा और प्लस 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 53 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्लस हटा देते हैं, यहाँ पर 5 मीटर 53 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। इस तरह से हमने 5530 mm को कन्वर्ट कर लिया है मीटर सेंटीमीटर में, और वैल्यू आई है 5 मीटर 53 सेंटीमीटर। बी में वैल्यू दी हुई है 2685 ml को कन्वर्ट करना लीटर और ml में। तो ठीक है, यहाँ पर ml में तो भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और साथ में लीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2685 ml इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2000 ml प्लस 685 ml। इनको हमने अलग अलग कर लिया है। अब जो ml की वैल्यू दी है 2000 ml, तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 2000 को आप 1000 से डिवाइड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है लीटर में, और ये 1000 में वैल्यू दी नहीं है तो इसे लीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, डेसिमल में वैल्यू आएगी, इसलिए इसको ml में ही लिखने रहने देते हैं, क्योंकि ml में भी एक्सप्रेस करना था। तो ये ml है, यहाँ लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी ml को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में तो क्या करते हैं? 1/1000 कर देते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। मिलीलीटर की वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दें या 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से 1000 बन जा 1000 और ये 2, यानी 2 लीटर प्लस 685 ml। अब प्लस का साइन हटा देते हैं तो 2 लीटर 685 ml, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने 2685 ml को कन्वर्ट कर दिया लीटर और ml में। यहाँ 565 kg को कन्वर्ट करना है क्विंटल्स एंड kg में। हमें मालूम है 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, तो 500 kg को हम 500 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 500 प्लस 65, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 565 kg को हम लिख सकते हैं 500 kg
प्लस 65 kg। अब केजी में जो वैल्यू दी है उसे 100 से डिवाइड करने पे वो क्विंटल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये 65 kg है तो उसे एज इट इज लिख देते हैं 65 kg, क्योंकि हमें क्विंटल्स और केजी में एक्सप्रेस करना था। यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 kg इक्वल टू 1/100 क्विंटल। केजी को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्विंटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 500 में 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो 500/100 आ गया और ये क्विंटल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, तो यहाँ पर वैल्यू आई 5 क्विंटल्स प्लस 65 kg। और लास्ट टर्म में क्या करेंगे, प्लस हटा देंगे और कंबाइन लिखेंगे तो क्या आएगा 5 क्विंटल्स 65 kg। 565 kg को हमने कन्वर्ट कर लिया तो 5 क्विंटल्स 65 kg आंसर आ गया। इस तरह से हमने इसे क्विंटल्स और केजी में कन्वर्ट किया है। डी में दिया हुआ है 8760 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी और ग्राम में। तो हम पहले लिख लेते हैं 8760 ग्राम को हम लिख लेते हैं 8000 ग्राम प्लस 760 ग्राम। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो कंप्लीट 1000 में जो वैल्यू है उसे हमने अलग कर लिया 8000, और जो 1000 के टर्म में नहीं आ रहे उसे हमने अलग किया हुआ है। अब ग्राम की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करने पे वो बदल जाती है केजी पे। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, ग्राम की वैल्यू को 1/1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो केजी में कन्वर्ट हो जाती है। तो 8000 में 1/1000 से मल्टीप्लाई किया तो 8000/1000 आ गया और ग्राम की जगह ये केजी हो गया। अब 1000 1 जा 1000, 1000 8 जा 8000, तो यहाँ पर 8 kg आया और ये प्लस में क्या आया 760 ग्राम। हमें कन्वर्ट करना था केजी और ग्राम में, तो केजी और ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। बाद में प्लस का साइन हटा देते हैं और लिख लेते हैं 8 kg 760 ग्राम। इस तरह से 8760 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया 8 केजी और ग्राम में। वैल्यू क्या आएगी 8 kg 760 ग्राम, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 ऐड करना है। इसमें क्वांटिटी दी हुई हैं और इन्हें हमें ऐड करना है। तो ए में दिया है 68 kg 756 ग्राम एंड 86 kg 968 ग्राम। तो जो क्वांटिटी एक्सप्रेस है किलोग्राम और ग्राम में है, केजी और ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन्हें ऐड कैसे करेंगे, एक तरफ कॉलम बनाएंगे केजी का, दूसरी तरफ ग्राम का। तो यहाँ देखिए ये कॉलम बना लेता हूँ मैं, किलोग्राम और इधर ग्राम। तो पहली क्वांटिटी है 68 kg 756 ग्राम, तो यहाँ केजी के नीचे 68 और ग्राम के नीचे क्या है 756। यहाँ पे केजी वाली वैल्यू क्या है 86, तो 86 लिखते हैं, और ग्राम वाली वैल्यू है 968। इन्हें ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाते हैं। अब इन्हें ऐड करते हैं। अब ऐड करते हैं 8 + 6 14 का 4 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 6 12 12 का 2 1 कैरी, 1 + 7 8 8 + 9 17 का 7 1 कैरी। तो 1 कहाँ जाएगा, केजी वाले कॉलम में जाएगा, इधर 1 1 + 8 + 6 15 का 5 1 कैरी, 6 + 1 + 8 15 का 5 और 1 आगे कुछ है नहीं तो 15 पूरा का पूरा यहाँ लिखा जाएगा।
तो केजी के नीचे 155 आया है सम, और ग्राम के कॉलम के नीचे 724 ग्राम। तो आंसर क्या हुआ, 155 केजी 724 ग्राम। लिख लेते हैं इसे। तो हमारा आंसर जो आया, जो हमें ऐड करने के लिए कहा गया था उसका, तो ऐड कर क्या करना था, 68 केजी प्लस 756 ग्राम प्लस 86 केजी 960 ग्राम इक्वल टू क्या आ गया है, 155 केजी, और ग्राम के कॉलम के नीचे क्या है, 724 ग्राम, 724 ग्राम। ये आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं 49 का बी में दिया हुआ है 57 मीटर 68 सेंटीमीटर को ऐड करना है 75 मीटर 86 सेंटीमीटर के साथ। तो हमने मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बना लिया है। 57 मीटर 68 सेंटीमीटर को अरेंज कर लिया है। इसी तरह से 75 मीटर 86 सेंटीमीटर को भी अरेंज कर लिया है। ऐड करना है मतलब प्लस करना है। तो मीटर सेंटीमीटर के कॉलम के नीचे जो वैल्यू आएंगी वो सम में वही मीटर और सेंटीमीटर में फाइनल आंसर होगा। तो देखिए ऐड करते हैं। 8 + 6 14 का 4 1 कैरी, 1 + 6 + 8 15 का 5 1 कैरी। तो 1 जो है नेक्स्ट थर्ड प्लेस यानी मीटर के कॉलम में जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। 7 + 1 + 5 13 का 3 1 कैरी, 1 + 5 6 6 + 7 13। तो मीटर के कॉलम के नीचे 133 है, सेंटीमीटर के कॉलम के नीचे 54 है। तो यही आंसर होगा। तो लिख लेते हैं इसे। फाइनल आंसर 57 मीटर 68 सेंटीमीटर प्लस 75 मीटर 86 सेंटीमीटर इक्वल टू 133 मीटर 54 सेंटीमीटर। इस तरह से बी का एडिशन हमने परफॉर्म कर लिया। आइए देखते हैं 49 का सी में दिया हुआ है 26 किलोमीटर 774 मीटर एंड 84 किलोमीटर 668 मीटर। तो हमने किलोमीटर और मीटर का कॉलम बनाया। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर वैल्यू रखी, जैसे 26 किलोमीटर लिखा है तो 26 किलोमीटर के कॉलम के नीचे, और 774 इसके साथ लिखा है तो मीटर में 74 मीटर। ऐसे दूसरी वाली जिसे ऐड करना है वो 84 किलोमीटर, तो किलोमीटर के कॉलम में 84 668 मीटर, मीटर के कॉलम में 668 मीटर। अब ऐड करना है यानी प्लस का साइन लगाएंगे और एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ऐड करने पर किलोमीटर के कॉलम के नीचे 111 आता है और मीटर के कॉलम के नीचे 442 आता है। यानी इसका एडिशन जो है सम कितना आया, 111 किलोमीटर 442 मीटर। ये इसका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया है 26 किलोमीटर 774 मीटर प्लस 84 किलोमीटर 668 मीटर इक्वल टू 111 किलोमीटर 442 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का डी। अभी हमने सी सॉल्व किया है, अब इसका डी वाला एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो डी में जो वैल्यू दी है लीटर और मिलीलीटर में दी है, तो लीटर और मिलीलीटर का कॉलम बना लेते हैं। लीटर के नीचे लीटर वाली वैल्यू, जैसे 54 लीटर यहाँ लिखा है तो ये 79 लीटर। 54 लीटर के साथ मिलीलीटर कितना था, 565, तो मिलीलीटर के कॉलम में 565, और यहाँ पर 79 लीटर के साथ मिलीलीटर कितना था, 785, 785। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, यानी प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। तो ऐड करते हैं। 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 6 + 1 14 14 + 1 15 का 5 1 कैरी, 7 + 5 12 12 + 1 13 का 3 1 कैरी, 9 + 4 + 1 14 का 4 1 कैरी, 7 + 5 + 1 13। तो लीटर के कॉलम के नीचे 134 आया, मिलीलीटर के कॉलम के नीचे 350 आया।
तो आंसर क्या हुआ एडिशन का 134 लीटर 350 ml। लिख लेते हैं इसे। तो प्लस करने पे क्या ऐड करने पे 134 लीटर 350 ml, ये इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ए में दिया है 21 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर 84 सेंटीमीटर, यानी 21 मीटर 12 सेंटीमीटर में सेपरेट करना है 7 मीटर 84 को, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा डिफरेंस होगा। तो या तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर मीटर सेंटीमीटर का कॉलम बना के। तो आइए फिलहाल मीटर सेंटीमीटर का कॉलम बना के सॉल्व करते हैं। पहले सेंटीमीटर वाला कॉलम सॉल्व करते हैं। 2 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से बोरो लेगा, और ये बोरो दे के बन जाएगा 0, और ये बोरो लेके क्या बन जाएगा 12। 12 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 8। अब 0 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये बोरो लेगा, तो 1 इसको बोरो दे देगा यहाँ से, तो बन जाएगा 0, और ये बोरो लेके क्या बन जाएगा 10। जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, जो बोरो देता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 10 में 8 गया तो यहाँ पर आएगा 2। अब आते हैं मीटर के कॉलम में, तो 0 है, यहाँ पे 7 है और ये 2 है। 20 में 7 गया या 0 में 7 गया तो यहाँ से बोरो ले लेगा, तो ये बन जाएगा 1, और ये बोरो देने के बाद क्या बन जाएगा 10। तो 10 में 7 गया 3, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या आया 13 मीटर, और 28 कहाँ लिखा सेंटीमीटर के कॉलम के नीचे, तो 28 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में 4 पार्ट और हैं, टोटल 4 पार्ट थे, 3 पार्ट और है, बी सी और डी भी परफॉर्म करना है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप इससे समझ लीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। बी आपको इस तरह सॉल्व करना है। आंसर आएगा 65 किलोमीटर 625 मीटर। सी में 467 केजी 205 ग्राम में सब्ट्रैक्ट करना था 278 केजी 457 ग्राम को। तो सॉल्व करने पे आंसर आया 188 केजी 748 ग्राम। ये सी का आंसर होगा। डी में वैल्यू लीटर और मिलीलीटर में थी, तो लीटर मिलीलीटर कॉलम बनाएंगे सॉल्व करने पे। लीटर के कॉलम के नीचे 26 आता है, मिलीलीटर के कॉलम के नीचे 576 आता है। तो आंसर क्या होगा 26 लीटर 576 ml। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, एन इलेक्ट्रीशियन बॉट 500 मीटर्स ऑफ वायर। तो इलेक्ट्रीशियन ने जो वायर खरीदा है उसकी लेंथ क्या है 500 मीटर्स है। ही सोल्ड 43 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ द वायर टू वन कस्टमर एंड 158 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ इट टू अनदर कस्टमर। अब इलेक्ट्रीशियन 500 मीटर वायर लाया था, उसमें से 43 मीटर 75 सेंटीमीटर एक कस्टमर को दे दिया और दूसरे कस्टमर को उसने 158 मीटर 50 सेंटीमीटर दे दिया। व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज नाउ लेफ्ट विथ हिम। तो दोनों कस्टमर्स को देने के बाद उसके पास कितना लेंथ का वायर बचा। तो टोटल 500 था और उसने जो दोनों कस्टमर्स को दिया वायर उन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें से टोटल जो 500 था उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना वो लाया था और जितना उसने उसमें दे दिया। तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट विथ हिम। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर सोल्ड टू वन कस्टमर 43 मीटर 75 सेंटीमीटर। एक कस्टमर को जो वायर सोल्ड की गई उसकी लेंथ ये थी। लेंथ ऑफ वायर सोल्ड टू अनदर कस्टमर, दूसरे कस्टमर को कितनी लेंथ का वायर दिया गया, वो लेंथ थी 158 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी हुई जो सोल्ड हो गई, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर सोल्ड आ जाएगा। तो ये ऐड करते हैं इसे। तो दोनों ही लेंथ को ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर सोल्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रीशियन ने कितना लेंथ का वायर टोटल सोल्ड किया है, सेल किया है, वो पता चल जाएगा। तो इनको हम अलग से यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर कॉलम बनाएंगे और इनका सम फाइंड करेंगे।
तो ये ऐड करते हैं, 5 + 0 5, 7 + 5 12 का 2 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 8 12 का 2 1 कैरी, 1 + 4 + 5 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2। तो टोटल उसने जो वायर सोल्व किया है, सेल किया, उसका लेंथ क्या है 202 मीटर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू क्या आ गया 202 मीटर 25 सेंटीमीटर। इतना वो सेल कर चुका है, जबकि उसके पास क्या था 500 मीटर वायर वो खरीद के लाया था। तो बचा कितना, तो 500 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इसे। वायर लेफ्ट विथ हिम, तो टोटल जो वायर वो खरीद के लाया था वो 500 मीटर थी और इतनी वो सेल कर चुका है 202 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 500 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू बचे आएगा वही वैल्यू क्या होगा, वो लेंथ ऑफ वायर जो उसके साथ है लेफ्ट विथ हिम। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 500 मीटर सेंटीमीटर में कुछ दिया नहीं तो 0 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 जब बोरो दे देगा इसको तो ये बचेगा 499 और सेंटीमीटर बोरो लेके बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 75 आएगा। अब यहाँ 9 में 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 4 में 2 गया 2, 297 मीटर 75 सेंटीमीटर वायर उसके साथ बचेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका आंसर का अगर स्टेटमेंट बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं आंसर में व्हाट लेंथ ऑफ वायर, तो हम लिख सकते हैं 297 मीटर 75 सेंटीमीटर लेंथ। क्वेश्चन की आखिरी लाइन से स्टेटमेंट बनाएंगे, लेंथ ऑफ वायर इज नाउ लेफ्ट विथ हिम, ये क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, ए टिन फुल ऑफ पल्सेस weighs 15 kg 200 gram. If the empty tin weighs 1 kg 375 gram, what is the net weight of the pulses contained in the tin? एक टिन है जिसमें पल्सेस फुल हैं, तो पल्सेस से फुल जो टिन है उसका वेट है, यानी पल्सेस के साथ टिन का वेट 15 kg 200 ग्राम है। और अगर पल्सेस हटा दें, एम्प्टी टिन की बात करें तो उसका वेट 1 kg 375 ग्राम है। तो पल्सेस जो टिन में हैं उनका वेट कितना होगा, तो टिन फुल ऑफ पल्सेस का वेट जो है उसमें सेपरेट कर देंगे एम्प्टी टिन के वेट को, जो डिफरेंस आएगा वो वेट ऑफ द पल्सेस कंटेन्ड इन द टिन आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। वेट ऑफ टिन फुल ऑफ पल्सेस, जब टिन में पल्सेस पूरी तरह फुल थी, टिन पल्सेस के साथ फुल था, तो उसका वेट था 15 kg 200 ग्राम। और अगर एम्प्टी टिन की बात करें बिना पल्सेस के, टिन का वेट है 1 kg 375 ग्राम। तो पल्सेस का वेट कितना रहा होगा, वेट ऑफ द पल्सेस कंटेन इन द टिन। तो टिन में जो पल्सेस थी उनका वेट कैसे आएगा, टिन फुल ऑफ पल्सेस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम्प्टी टिन के वेट को, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पल्सेस का वेट होगा। तो इनको अलग से यहाँ परफॉर्म करके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे किलोग्राम के कॉलम में 13 आता है, ग्राम में 825 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 kg 825 ग्राम। अब आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन से। इसमें लिखा है व्हाट इज द नेट वेट ऑफ द पल्सेस कंटेन इन द टिन। तो लिखेंगे द नेट वेट ऑफ द पल्सेस, नेट वेट ऑफ द पल्सेस contained
in the tin is 13 kg 825 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, एन ऑयल टैंकर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स। ऑयल टैंकर में कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर्स की, यानी उसमें 100 लीटर्स ऑयल आ सकता है। इफ इट कंटेन 76 लीटर 275 ml ऑफ ऑयल, अभी उसमें 76 लीटर 275 ml ऑयल है, तो अब हाउ मच मोर ऑयल इट कैन हैव, तो इसमें और कितना ऑयल आ सकता है? तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे अभी जितना ऑयल है, तो पता चल जाएगा अभी कितना ऑयल और आ सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कैपेसिटी ऑफ ऑयल टैंकर 100 लीटर, इट कंटेन्स ऑयल, इसमें कितना ऑयल है? 76 लीटर 275 ml। मोर ऑयल इट कैन हैव, इसमें और कितना ऑयल आ सकता है? तो जो इसकी कैपेसिटी है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है जितना ऑयल इसमें अभी है, 76 लीटर 275 ml। अब यहाँ लीटर और ml का कॉलम बनाएंगे और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो डिफरेंस आया 23 लीटर 725 ml, तो यहाँ लिख देंगे 23 लीटर 725 ml। अब आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं क्वेश्चन की आखिरी लाइन से। हाउ मच मोर ऑयल इट कैन हैव, तो हम लिखेंगे इट कैन हैव 23 लीटर 725 ml मोर ऑयल। इट कैन हैव 23 लीटर 725 ml मोर ऑयल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स आर क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली विथ लाइन सेगमेंट, जो केवल लाइन सेगमेंट से बने हो वही पॉलीगॉन्स होते हैं, यानी जिसकी सभी साइड्स क्या हो? लाइन से बनी हो। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह लाइन है तो ये पॉलीगॉन है, यहाँ पर ये तो लाइन है मगर ये जो साइड है ये एक आर्क है, ये लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। ये इसकी भी बाउंड्री क्या है? लाइन से बनी हुई है, तो ये भी पॉलीगॉन है। यहाँ देखते हैं सभी स्ट्रेट लाइन है, ये भी पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखते हैं ये कॉर्नर पे एक आर्क बना हुआ है राउंड शेप, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। और ये ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बनी हुई हैं लाइन सेगमेंट से, तो ये भी पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन कौन से हुए? ए, सी, डी और एफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया है ए हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस, तो किसके पास लेंथ ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती? तो पॉइंट के पास नहीं होती, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ फिल होगा पॉइंट। सेकंड दिया है अ हैज ओनली वन एंड पॉइंट, तो किसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट होता है? तो रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होते, तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट किसके पास होता है? रे के पास, तो यहाँ पर रे फिल करेंगे। सी में दिया है ए कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ, तो जो कर्व अपने आप को नहीं इंटरसेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? सिंपल क्लोज्ड फिगर। डी में दिया है ए पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड ऑफ और मोर लाइन सेगमेंट, तो पॉलीगॉन कैसे बनता है? 3 और 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर 3 होगा। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है? ट्रायंगल, तो यहाँ पर 3 फिल करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए आर ऑलवेज इक्वल, तो किसके डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं? स्क्वायर के, तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल को हम कहते हैं डायमीटर, तो यहाँ फिल करेंगे डायमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स, तो इससे बाकी फिगर होते हैं पॉलीगॉन में तो उनको पेरीमीटर कहते हैं, बाउंड्री की लेंथ को। यहाँ पे सर्कल के पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, तो यहाँ फिल होगा सरकमफ्रेंस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट होता है।
इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।